डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बीकॉम यानी एडीसी वालों का पेपर था। इसे मैं बीकॉम भी कह सकता हूँ और एडीसी पार्ट 2 भी कह सकता हूँ। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर था, 2025 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों का पेपर था। तो पेपर का सोल्यूशन क्या है और फिर उसके बारे में मेरी राय क्या है। बहरहाल आपको मेरी राय की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप पेपर देख के आपकी खुशी की इंतहा नहीं रही होगी। बहरहाल फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 आया इसका फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी थी। इतना इजी डाटा था इसके अंदर, सिर्फ एक बात इसके अंदर परेशान कन थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होगी। क्या मिस्टेक थी? यहाँ पर लिखा हुआ टू इंक्रीज द अलाउंस ऑफ बेड डेट्स टू 3600। अब अगर आपने इसी अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, यानी बेड डेट्स की इसी अमाउंट से अगर एंट्री रिकॉर्ड की है तो गलत है। वो कह रहे हैं कि आपका जो बेड डेट्स है वो इंक्रीज हो गया टू का मतलब यहाँ तक 3600 तक इंक्रीज हुआ है और पहले से जो हमारा बेड डेट्स है वो कितना है, वो है 2400। तो यहाँ पर जो बेड डेट्स का अमाउंट आना था एक्सपेंस का, वो आना था दोनों को माइनस करके, यानी 1200। बस ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था। अगर आपने बेड डेट्स एक्सपेंस 3600 लिखा तो गलत है। तो बेड डेट्स एक्सपेंस कितना है वो आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मुख्तसर से इनकम स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई है और चलते 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 जब ये यहाँ तक आई है तो बेड डेट्स एक्सपेंस यहाँ पर दोनों को माइनस करके लिखा गया है 1200। यहाँ पर ये बेड डेट्स आएगा, ठीक। और इसके बाद इसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग मुख्तसर सी। और फिर इसके बाद इसकी बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट भी आसान सी। बैलेंस शीट में पूरा अमाउंट आएगा 3600 का और ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, ठीक है। बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है और फिर उसके बाद इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने ऐसी बना दी, ये रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन इसलिए बना दी कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हमने क्या काम कैसे किया है। तो ये इसके समझने के लिए मैंने एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर दी है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंस्टॉलमेंट सेल्स। इससे आसान इंस्टॉलमेंट सेल्स का सवाल कभी आ नहीं सकता, इससे आसान नहीं आ सकता भाई। खैर, तो बहरहाल ये भी आपके पास पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2000 मेरे ख्याल से ये 11 का था या 12 का था। तो इसमें आपने पहले कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकाली, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला, फिर आरजीपी निकाला और फिर उसके बाद आपने उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। मैंने एंट्रीज जो है वो एक साथ ही रिकॉर्ड कर दी, यानी इसी के अंदर जर्नल एंट्रीज भी है, यहाँ तक जर्नल एंट्रीज है, फिर ये 2 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और फिर उसी के नीचे जो है क्लोजिंग एंट्री भी है। देखिए कितना आसान सवाल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ब्रांच अकाउंटिंग। ये भी बहुत आसान सवाल, ये भी आपके पास पेपर से ही रिपीट हुआ है, वैल्यूज चेंज की गई हैं। मुझे ईयर याद 2017 प्राइवेट में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको पहले इसमें ओवर वैल्यूएशन की कैलकुलेशन करनी थी, क्योंकि उसके बिना एंट्रीज बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ये ओवर वैल्यूएशन की कैलकुलेशन है और फिर सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी। बताओ कितना आसान सवाल कर दिया आपको, क्या और क्या चाहिए आपको, बताओ। तो भाई अगर कोई वैल्यू मैंने टाइपिंग मिस्टेक अगर कर दी हो, गड़बड़ वड़बड़ कर दी हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है मैंने सवाल, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, परेशान कहाँ किया, रिसीवेबल टर्नओवर और एज ऑफ रिसीवेबल। कुछ नहीं है भाई, रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज है। इसी तरीके से इन्वेंटरी टर्नओवर इन टाइम्स और इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज अलग अलग पूछ ले होना आपसे, तो हम वैसे भी मालूम करते थे। तो ये आपके पास करंट रेशो, क्विक रेशो दोनों ईयर्स का, 2024 का और 2025 का। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है इसमें यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है अकाउंट रिसीवेबल की 6,60,000, ठीक है। आपने इसे 6,60,000 लेकर सॉल्व किया, ठीक है, आपका आंसर कुछ और आएगा। मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर 66,000 किया है। रीज़न ये है कि 6,60,000 और 60,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये कुछ डाटा मैच नहीं कर रहा था और उसकी वजह से जो मेरा जो आप जब अपना ये कैलकुलेट करेंगे तो रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स और ये डेज जो है ना वो 500 के ऊपर डेज जा रहे थे ये, ठीक है। तो आप यानी कि अपने कस्टमर से उधार लेने में हमें 2 साल लगते हैं, ये पॉसिबल नहीं है यार, उधार लेने में 2 साल लग रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ थी इसके अंदर, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पर 66,000 किया। कोई बात नहीं, आपने अगर 6,60,000 ही लिखा है तो एग्जामिनर आपके आंसर को करेक्ट करेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने 6,60,000 लिखा है। बहरहाल ये सी कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिएगा। रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स भी है, इन डेज भी है, दोनों ईयर्स का। फिर उसके बाद इन्वेंटरी टर्नओवर इन टाइम्स और डेज दोनों ईयर्स का अलग अलग लिखा है मैंने। और फिर उसके बाद डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल दोनों ईयर के 24-25 का, ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैश फ्लो। इससे आसान कैश फ्लो नहीं आ सकता भाई, कुछ भी नहीं था कैश फ्लो के अंदर, बहुत ही ईजी सवाल था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए पहले आपको नेट प्रॉफिट या लॉस मालूम करना था, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे तो मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल टाइप कर लिया मैंने, इसको चेक कर लीजिएगा आप भी। तो ये इसका आंसर टैली कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका एब्जॉर्प्शन का सवाल है। ये भी आपके पास पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं थी जो कि परेशान कौन थी। हाँ, ये जो सेंटेंस था ना यहाँ पे थोड़ा सा आपके पेपर में थोड़ा ऐसे लिखा हुआ था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये जो अदर एसेट्स है इसके नीचे है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, जबकि आप जब अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के साथ लिखा हुआ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, ऐसा नहीं है। ये कुछ ये था, ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी अदर एसेट्स करंट एंड नॉन करंट, ये पूरा एक वर्ड है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सेपरेट था,
ठीक है, तो बहरहाल ये इसको चेक कर लीजिएगा और इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया हमने इससे, और फिर उसके बाद दोनों कंपनीज़ के बुक्स में हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। इस एंट्रीज़ को चेक करते चले आइए। अगर आपने एब्जॉर्प्शन नहीं भी किया तो बाकी आपके तमाम सवाल इतने आसान थे कि आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अमलगमेशन, ये भी बहुत आसान सवाल था मेरे हिसाब से, बल्कि आपके हिसाब से भी आसान होना चाहिए। इसमें भी कोई परेशान कुन बात नहीं थी जो कि आपको परेशान करती। इसे भी चेक कर लीजिएगा, आसान सा सवाल था। हाँ, वैल्यूज़ बड़ी भयानक दी थी इन्होंने। बहरहाल तो ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए, और फिर उन्होंने पहले बैलेंस शीट मांगी थी, मैंने पहले एंट्रीज बना दी यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एंट्रीज बना के बैलेंस शीट बनाना मेरे लिए आसान होता है, आपके लिए भी। अगर आपने रिक्वायरमेंट आगे पीछे कर दी कोई इशू नहीं है। तो पहले मैंने इसकी एंट्रीज बनाई, एंट्रीज को चेक कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये इसकी बैलेंस शीट मैंने बना दी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाते हैं आखिरी सवाल, इशू ऑफ शेयर्स का। ये भी बहुत आसान सवाल। हाँ, यहाँ पे जो परेशान कुन बात थी वो सिर्फ पॉइंट नंबर 4 में थी। वो क्या थी? पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड आपको यहाँ पर मैं समझा दूँ। 1 2 ये 2 एंट्रीज होकर इनको चेक कर लीजिएगा, आसान सी एंट्रीज थी। 3 और 4 में लिखा हुआ था कि आपने जो रिसीव किए ना वो 3,36,000 रिसीव किए। ये 3,36,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए, और एक शेयर जो आप ऑफर कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं? 14 रुपीज़ का आप ऑफर कर रहे हैं एक शेयर। तो कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई तो नहीं बताया। तो क्या करना है, 3,36,000 को 14 से आपको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 24,000, यानी हमने 24,000 एप्लीकेशन जो है पब्लिक से रिसीव किए, 24,000 एप्लीकेशन। जबकि ऑफर कितनी की थी हमने? 20,000। तो पब्लिक को इशू करेंगे हम 20,000, और बाकी 4,000 पब्लिक को हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस था। उसके बाद बाकी की एंट्रीज बहुत ही आसान। ठीक है जनाब। तो अब बताइए, अब आप खुद जवाब दे सकते हैं कि पेपर आपका कैसा हुआ। मेरे बताने से पहले इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं था, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपको परेशान करता, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था। हाँ, एक दो जगह पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो वाले सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। वो जो एग्जामिनर जब चेक करेगा, आपने अगर उसे सही कंसिडर किया है तो बिल्कुल सही तौर पर आपका जवाब चेक कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबका पेपर 100% होना चाहिए। कोई मुझे ये ना कहे यार कि यार मेरा पेपर जो है ना 70% हुआ, 80% हुआ, चमाटे पड़ेंगे फिर। खैर, बहरहाल तो आप सबका पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक नहीं दो नहीं तो आप बाकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे, सारे ही ऑप्शन बहुत ईजी थे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबका पेपर कैसा हुआ, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितना बेनिफिट रहा आपको। तो अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर देता हूं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में एक मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में करेक्शन कर दी थी। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए। और इसके अलावा मार्क्स कितने मिलेंगे, अगर कोई गलती कर दी तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स कटेंगे, ये सवाल मुझसे मत पूछेगा। इसका जवाब मेरे पास नहीं होता, इसका जवाब सिर्फ एग्जामिनर के पास है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।